किसी एक को हारना पड़ेगा ताकि दूसरा जीत पाए। यही सिंपल लॉजिक को यूज करते हुए T10 मैचेस का मसला तुमको समझ में आएगा कि क्यों तुम हारते हो, क्यों तुम्हारा कैप्टन पिक मोस्ट ऑफ द टाइम फ्लॉप होता है। और एक फैक्ट बता दूं आपको जो कि सच है, ऑलमोस्ट सारी मैचेस, सारी T10 मैचेस में फिक्सिंग होती है। सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाले प्लेयर पर थोड़ा ध्यान रखो, ये सोच के चलो कि ये फ्लॉप होगा। T10 मैचेस में ना आपकी डेली अर्निंग तो पॉसिबल नहीं है। ओपनिंग बैट्समैन जो रहते हैं वो जरूरी नहीं है हर बार अच्छे स्कोर निकाले। T10 मैचेस में आप डेली ग्रैंड लीग ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ पर भी अच्छी खासी अमाउंट आपको देखने को मिलती है। देखो आईपीएल भी निकल गया और वर्ल्ड कप भी इतना सक्सेसफुली निकल चुका। फिलहाल आ रही हैं T10 मैचेस, ECS सीरीज चल रहा है और इन मैचेस के बारे में मैं आज बात करना चाहता हूं। और सिर्फ ये एक पर्टिकुलर सीरीज नहीं, मैं ओवरऑल T10 मैचेस के बारे में बात करने वाला हूं और कैसे इन मैचेस में आपको सावधान रहना है। सावधान तो रहना पड़ेगा क्योंकि T10 मैचेस में आपको भी पता है सबसे ज्यादा फिक्सिंग होती है। अब ये फिक्सिंग से बचने के लिए और आपको बोलता ना कि इनकम बनानी है, आपको पैसे बनाने हैं, आपको प्रॉफिट कमाना है, क्या वो सच में पॉसिबल है T10 मैचेस में? क्या यहाँ पर फिक्सिंग की वजह से आपका नुकसान हो सकता है या फिर यहाँ पर डेली अर्निंग आप बना सकते हो? तो यही सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा और इनसे रिलेटेड बाकी और क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो देखो दोस्तों, T10 के बारे में बात करने से पहले T10 क्या है वो समझना पड़ेगा हमको और T10 में पार्टिसिपेट कौन करता है। देखो T10 ऐसी एक सीरीज है ना जहां पर आपको मल्टीपल देशों से, मतलब आप कह लो इंडिया, फिर पाकिस्तान और जितने भी बड़े बड़े कंट्रीज हैं जहां पर क्रिकेट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वहां के जो प्लेयर्स हैं, क्रिकेट प्लेयर्स हैं जो अच्छा खेल लेते हैं, वो दूसरे कंट्रीज में जाते हैं, वो दूसरी सीरीज में जाते हैं, जिनकी क्या पता एक साइड बाय साइड जॉब भी है, बट उन्हें फिर भी क्रिकेट में थोड़ा बहुत बोलते ना साइड इनकम वो भी कमानी है। तो ऐसे लोग पार्टिसिपेट करते हैं T10 सीरीज में। आप देखोगे कि मल्टीपल T10 सीरीज होती हैं पूरे साल। इनमें से कुछ रहती है ड्रीम 11 की तरफ से, खुद ड्रीम 11 ये T10 सीरीज को स्पॉन्सर करता है। तो कुछ रहती है बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम। कहने का मतलब यही है कि छोटी T10 सीरीज भी होती है और बड़ी T10 सीरीज भी होती है, जैसे कि अबू धाबी T10 सीरीज वो बहुत बड़ी सीरीज है जहां पर इंटरनेशनल प्लेयर जो आपको यूजुअली कंट्री की मैचेस में, नेशनल लेवल गेम्स वाले जो प्लेयर्स हैं वो सारे आपको दिखेंगे उस T10 सीरीज में। तो वैसी सीरीज एक तरफ हो गई, ठीक है। अब बाकी की जो पूरे साल चलती रहती है, ECS तो पूरे साल चलता रहता है और उसी की तरह जो ये छोटे T10 मैचेस है ये तो हमेशा देखने को मिलता है आपको ड्रीम 11 ऐप पे। तो ये मैचेस में खेलने वाले जो लोग हैं, जो प्लेयर्स हैं, वो काफी बढ़िया खेलते हैं। वो सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं अपने शौक के लिए या फिर पैसे के लिए, और कुछ परसेंटेज ऐसे लोग रहते हैं जो ये सोचकर खेलते हैं कि यार मैं शायद आगे चलकर अपने कंट्री के लिए खेलूंगा, मतलब इंडिया की टीम को रिप्रेजेंट करूंगा। बट मोस्टली यहाँ पर पैसे को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और ऐसे में आपको पता है फिक्सिंग के चांसेस थोड़े ज्यादा बढ़ जाते हैं। देखो ये कोई छुपाने वाली बात तो है नहीं कि लोकल T10 मैचेस फिक्स्ड नहीं रहती। यहाँ पर बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व रहता है, चाहे वो फैंटेसी से कह लो या फिर लोकल बेटिंग वाले जो बंदे हैं उनकी तरफ से भी काफी अच्छा खासा अमाउंट लगा हुआ रहता है। तो ऐसे में लोग दूसरों का नुकसान जरूर करवाएंगे ताकि उनका फायदा हो। बैटिंग और फैंटेसी का पॉइंट ही वही है कि अगर एक बंदे का नुकसान हो रहा है तो उसी के पैसे उठाकर दूसरे बंदे को दिए जाएंगे जिसका फायदा हो रहा है, जो कि जीत रहा है। समझ रहे हो? तो इसीलिए T10 मैचेस में ना आपकी डेली अर्निंग तो पॉसिबल नहीं है। अगर श्योर शॉट आपका आंसर दूं, नहीं हो सकता। लेकिन आप अगर अच्छा खासा अमाउंट खर्च कर रहे हो, मतलब आपके पास है उतना फिजूल का खर्चा, आप नॉर्मली स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हो T20 मैचेस के, बट आपको चाहिए एक एक्स्ट्रा अमाउंट, चाहिए थोड़ा एक रिस्क एडवेंचर कह सकते हो आप, वैसा अगर आप कुछ देख रहे हो तो T10 मैचेस में आप डेली ग्रैंड लीग ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ पर भी अच्छी खासी अमाउंट आपको देखने को मिलती है। बड़ी बड़ी मैचेस जब अबू धाबी सीरीज चलती है ना, वहां पर हम देखते हैं 1-1 करोड़ का भी प्राइस पूल रहता है। GL कॉन्टेस्ट, मेगा कॉन्टेस्ट मतलब अभी जिसे बुलाते हैं, तो 1-1 करोड़ 5-5 करोड़ के कॉन्टेस्ट आपको देखने को मिलते हैं। आप लकी रहे, आपने सबसे हटकर टीम बनाई है, सबसे परफेक्ट टीम बनाई है, तो आपके जीतने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे क्योंकि T10 मैचेस का नॉलेज बहुत सारे लोगों को नहीं रहता और ना ही T10 में खेलने वाले इन प्लेयर्स की इंफॉर्मेशन ऑनलाइन इजीली अवेलेबल है। तो ऐसे में होता ये है, जो खुद बैठकर मैचेस देखता है, जिसके पास उतना टाइम है इन T10 मैचेस को फॉलो करने का, देखने का, वही एक प्रॉपर टीम बना सकता है, वही वो प्लेयर को जज कर सकता है। बाकी आपको इंटरनेट पर अगर इन्फॉर्मेशन मिल गई किसी प्लेयर की तो मिल गई, बढ़िया बात। बट अगर आपको नहीं मिली तो उसमें क्या करोगे? और मिल भी रही है तो वो कितनी एक्यूरेट है ये कौन बताएगा? रिस्क बहुत ज्यादा है T10 मैचेस में, लेकिन फिर भी आपको अगर ट्राई करना है तो मेरी सजेशन आपके लिए रहेगी ओनली एंड ओनली
ग्रैंड लीग। अब इतना मैंने बता दिया है कि मेगा कॉन्टेस्ट या फिर ग्रैंड लीग कॉन्टेस्ट ही आपको ज्वाइन करना है। वहां पर क्या करना है, टीम कैसे बनानी है, क्या ज्वाइन करना है और जो फिक्सिंग है उससे कैसे बचे, वो अब क्लियर करेंगे हम। देखो, सबसे पहले ग्रैंड लीग में एंटर करने के लिए आपको आपकी जो T10 टीम है उसका सेटअप एकदम परफेक्ट करना पड़ेगा। टॉस के बाद एक प्रॉपर लाइनअप आता है, ठीक है। और T10 मैचेस में बहुत बार ये होता है कि जो प्लेयर्स हम देखते हैं, मानो 11 प्लेयर का लाइनअप है, उन 11 प्लेयर्स में से आप देखते हो शुरुआती कुछ प्लेयर्स अगर पहली मैच में बहुत अच्छा खेल रहे थे, सेकंड मैच में वो खेल ही नहीं रहे। शुरुआत के जो ओपनिंग प्लेयर्स थे वो सेकंड मैच में नहीं खेल रहे, तीसरे मैच में वापस आ गए। तो इससे बड़े चेंजेस ना बहुत ज्यादा होते हैं T10 मैचेस में। तो इसीलिए आपको टॉस के बाद ही सब चेंजेस करनी है। जो भी बड़ी बड़ी चेंजेस आप करोगे, जो भी इंपॉर्टेंट चेंजेस आप करोगे आपकी टीम में, वो आपको टॉस के बाद करनी है, ताकि आपको श्योर शॉट पता रहे कि कौन सा प्लेयर एक्चुअली आज खेल रहा है और कौन सा प्लेयर आज ड्रॉप हो रहा है। फिर एक गोल्डन रूल मैं आपको बताता हूँ जो यूजुअली बड़े बड़े फैंटेसी एक्सपर्ट्स, बड़े बड़े फैंटेसी चैनल वाले फॉलो करते हैं। वो ये है कि मैक्सिमम बॉलर्स को ऐड किया जाए। अब तुम सोचोगे ऐसा क्यों, मैक्सिमम बॉलर से क्या होगा और कौन से स्पेसिफिक बॉलर्स वो भी हो सकते हैं जो ऑलराउंडर सेक्शन में आ रहे हैं, मतलब उनकी तरफ से बॉलिंग आपको दिखती है, एक एक दो विकेट वो हर मैच में उठाते हैं। वैसे बॉलर्स भी आप ऐड कर सकते हो और उन्हीं को बेसिकली ऐड करना है। मिनिमम से मिनिमम 7 बॉलर्स हमेशा आपको दिखते हैं जो भी अच्छी अच्छी T10 मैचेस रहती है, क्योंकि T10 मैचेस में शुरुआती ओपनिंग बैट्समैन जो रहते हैं वो जरूरी नहीं है हर बार अच्छे स्कोर निकालें, लेकिन जो बॉलर्स होते हैं जरूरत आई तो उनकी तरफ से भी काफी अच्छा स्कोर दिख सकता है, क्योंकि T10 मैच है भाई, कितने ही ओवर्स हैं। तो इसीलिए GL की T10 टीम्स में आपको ऐड करने हैं ज्यादा से ज्यादा ऑलराउंडर और बॉलर्स, जिनकी तरफ से विकेट के पॉइंट्स काफी अच्छे आएंगे और रन्स भी थोड़े बहुत मिल जाएंगे। अब जब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैक्सिमम बॉलर्स को आपको ऐड करना है, इसमें आपका काम आसान करने के लिए एक और टिप मेरी तरफ से वो ये रहेगी, आपको अननेसेसरी प्लेयर्स को बाजू में कर देना है, हटा देना है। अब आप सोचोगे अननेसेसरी प्लेयर्स कौन से होते हैं और कैसे मैं उनको जज करूंगा और क्यों मुझे उन्हें हटाना है। अननेसेसरी प्लेयर्स वो होते हैं ना, देखो कैसा है, कबड्डी की मैच अगर आप कंसिडर करो या T10 की मैच आप कंसिडर करो, आपने एक चीज जरूर नोटिस की रहेगी कि यहाँ पर कुछ ऐसे प्लेयर्स है ना जो आपको यूजुअली दिखते ही नहीं, जिनका इतना कुछ खास रोल होता ही नहीं है मैचेस में। तो मेरी सजेशन आपके लिए ये रहेगी कि इन प्लेयर्स को, ऐसे प्लेयर्स को जिनकी तरफ से कुछ खास परफॉर्मेंस भी नहीं, ना ही उनको जल्दी खेलने को चांस मिलता है, वैसों को आपको हटा देना है। और जो गिन चुन के 5-6 प्लेयर्स हर एक टीम में जो हाईएस्ट परफॉर्मिंग प्लेयर्स हैं, उन्हीं पर ध्यान रखना है और उन्हीं पर डीप एनालिसिस करनी है, ताकि आपकी GL टीम को बनाने में आपको टाइम कम लगे, ठीक है, एकदम स्ट्रेटेजिकली अच्छे से आपकी टीम बनेगी, आपको कंफ्यूजन कम होगा। और जब कंफ्यूजन कम होता है तो आपको पता है आपका एनालिसिस काफी एफिशिएंट हो गया है। जितना टाइम आप नॉर्मली लगाते थे उससे कम टाइम लगाओगे, लेकिन उतने कम टाइम में भी आप बढ़िया से बढ़िया एनालिसिस करके निकल जाओगे। फिर कुछ छोटे छोटे फैक्टर्स आते हैं जिनकी तरफ से काफी बड़ी चेंजेस हो सकती हैं आपके टीम के फैंटेसी पॉइंट्स में। सबसे पहला फैक्टर आता है सिलेक्शन परसेंटेज। अब मैंने हमेशा इस टॉपिक पे, सिलेक्शन परसेंटेज पे बात की है और कैसे ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बेसिक रूल है एक फैंटेसी टीम बनाने के लिए। और T10 में भी कुछ ऐसा ही है। T10 में भी आपको सिलेक्शन परसेंटेज पे ध्यान देना पड़ता है। यहाँ पर अगर आपको किसी भी प्लेयर का सिलेक्शन परसेंटेज 30% से कम दिख रहा है तो उन प्लेयर्स पर आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। ज्यादा ध्यान देना है, कहाँ एग्जैक्टली ध्यान देना है, क्या उनका कंसिडर करना है, कौन से स्टैट्स उनके गिनने हैं। मैं बताऊं आपको, रीसेंट फॉर्म, पहले रीसेंट फॉर्म पर जाओ। आपको अगर उस प्लेयर का सिलेक्शन परसेंटेज 30 से कम दिख रहा है और उसके रीसेंट फॉर्म में आपको पिछली 3 मैचेस में अच्छे खासे रन्स दिख रहे हैं अगर वो बैट्समैन है, अच्छे खासे विकेट्स दिख रहे हैं अगर वो बॉलर है, और 1-2 विकेट्स के साथ 30-40 रन भी उठा रहा है वो प्लेयर और वो ऑलराउंडर है, तो वैसे प्लेयर्स को आपको डेफिनेटली ऐड करना है, क्योंकि इनका सिलेक्शन परसेंटेज कम होना हमको ये बताता है कि इस प्लेयर को बहुत कम लोगों ने ऐड किया। बट रीसेंट फॉर्म इतना अच्छा, तो मैं रिस्क उठा सकता हूँ भाई, ये बंदा अगर इतना अच्छा परफॉर्म कर ही रहा है और लोगों का ध्यान नहीं है इस प्लेयर पे, तो क्यों ना मैं रिस्क उठाकर इस बंदे को पिक करूं। और अगर यही बंदा, मतलब वो प्लेयर बहुत अच्छा खेल गया तो सिर्फ मेरा फायदा होगा और बाकी के जो लोग जिन्होंने नहीं पिक किया था उनको कुछ नहीं मिलेगा। अब 30% तुम समझ गए, लेकिन ऐसा एक परसेंटेज आता है ना जहां पर झोल झाल बहुत होते हैं, वो है 70 to 80% वाले। और एक कड़वा सच तुमको बताऊं कैसा है, यहाँ पर जो प्लेयर सबसे ज्यादा परफॉर्म करता है, सबसे अच्छा खेलता है, सबसे ज्यादा उसे पिक किया गया है और सबसे ज्यादा उसका कैप्टन परसेंटेज है, ठीक है, वही प्लेयर आपको फ्लॉप होते हुए दिखेगा। यस, यही होता है।
और शायद तुम मेरी ये बात पर मानो या नहीं मानो, लेकिन मैंने इतने सालों में यही चीज नोटिस की और काफी एक्सपर्ट्स तुमको यही बताएंगे, क्योंकि फिक्सिंग ही वैसी होती है भाई। जिस प्लेयर पर सबसे ज्यादा पैसे लगे हुए हैं, अगर वही प्लेयर डूब जाए, वही प्लेयर फ्लॉप हो जाए, जो भी लोग हारे हैं उन सभी का पैसा कहाँ जाएगा? कहीं तो जाएगा। मैंने क्या बताया था तुमको शुरुआत में, चाहे वो फैंटेसी हो, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे वो कोई भी गेम हो, किसी एक को हारना पड़ेगा ताकि दूसरा जीत पाए। यही सिंपल लॉजिक को यूज करते हुए T10 मैचेस का मसला तुमको समझ में आएगा कि क्यों तुम हारते हो, क्यों तुम्हारा कैप्टन पिक मोस्ट ऑफ द टाइम फ्लॉप होता है। यही रीजंस की वजह से, क्योंकि उस प्लेयर पर सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है, और जब सबसे ज्यादा पैसा कहीं जमा होता है, उसे वहां से हटाना हो, निकालना हो, तो यही एक तरीका है भाई। अब ये सब सुनकर शायद तुमको ये भी लगेगा यार T10 ये तो सही नहीं लग रहा मुझे, ये गलत चीज है भाई, ऐसे कौन करता है, ये तो सरासर चीटिंग हो गई। देखो लाइफ में कुछ सीधा साधा तो है नहीं, सबको उंगली टेढ़ी करनी पड़ती ताकि काम हो सके उनका। बट कुछ ऐसे भी तरीके हैं जहां पर आप बोलता ना इस चीज के अराउंड होकर आ सकते हो, मतलब इस चीज से बच सकते हो। कुछ बेसिक्स है, जैसे कि आपको ऑलराउंडर ऐड करना है जिसका बैटिंग ऑर्डर है वो मिडिल में आना चाहिए, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन होना चाहिए। उसका रीसेंट फॉर्म देगा, ये तो चलो बेसिक्स ही है, वो तुमको भी पता है, बट फिर भी तुमको एक बार रिवाइज करवा के दे रहा हूँ। उसका पास्ट फॉर्म जो है, पिछली 2-3 मैचेस में उसने मिनिमम 2-3 विकेट्स उठाए, ठीक है। और रन्स के मामले में अगर बात की जाए तो 30 से ज्यादा ही उन्होंने स्कोर किया है, तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। वो प्लेयर का फॉर्म काफी अच्छा है, डेफिनेटली ऐड करो। सिलेक्शन परसेंटेज मैंने तुमको बताया, वो भी एक बार कंसिडर कर लेना। और जब मैं ये बोल रहा था कि लाइनअप में मिडिल ऑर्डर वो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि टॉप ऑर्डर वाले बैट्समैन को बिल्कुल ऐड नहीं करना है। एक्चुअली यहाँ पर मैटर ही नहीं करता, चाहे वो टॉप ऑर्डर बैट्समैन हो, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हो, या फिर बॉलर हो जो एकदम एंड में बैटिंग को आएगा, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो स्ट्राइक रेट से, ठीक है। स्ट्राइक रेट बहुत मैटर करता है। हमने देखा है 6-7 पोजीशन पर बैटिंग करने वाला बंदा भी अच्छा स्ट्राइक रेट रखता है कंपेयर टू ओपनिंग बैट्समैन। तो इसीलिए हम ओपनिंग बैट्समैन को हटा देते हैं और हम ऐड करते हैं उस प्लेयर को जिसका स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा है। तो मेन मुद्दा स्ट्राइक रेट का है, वो आपको कंसिडर करना है बैट्समैन सेक्शन में प्लेयर्स को ऐड करते वक्त। फिर तुम ड्रीम 11 के खुद के स्टैट्स यूज कर सकते हो, जैसे कि ड्रीम 11 पर हमको क्रेडिट स्कोर दिखता है। अब मैं तुमको बताता हूँ एक जनरल रूल ऑफ थंब, मतलब एक जनरल आइडिया। 6 से लेकर 7 अगर आपको क्रेडिट दिख रहा है उस बंदे का, तो काफी नया प्लेयर है, वो अभी अभी आया है और थोड़ा बहुत अच्छा खेल रहा है। अगर तुमको उस प्लेयर का क्रेडिट स्कोर 8 दिख रहा है या फिर 7.5 दिख रहा है, तो फिर वो प्लेयर ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन कह सकते हो 5 मैचेस में से 2-3 मैचेस ही अच्छा खेला है, बाकी के मैचेस में कंप्लीटली फ्लॉप था। तब जाकर उसका क्रेडिट स्कोर 8 और 7.5 वो सब है। 8.5 भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर क्रेडिट स्कोर 9 तक जा रहा है, मतलब वो प्लेयर बहुत अच्छा है, उसने जितनी भी मैचेस खेली है वहां पर सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस दिखाया, अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, तब जाकर उसका वो क्रेडिट स्कोर बना है और उस प्लेयर को आप डेफिनेटली ऐड कर सकते हो। लेकिन हाँ, मैंने क्या बताया था, जो प्लेयर यहाँ पर सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम मार खाता है ऐसी कुछ मैचेस में जहां पर फिक्सिंग हो जाती है। इसलिए हाई क्रेडिट स्कोर वाले प्लेयर्स, हाई परफॉर्मेंस वाले प्लेयर्स को थोड़ा ना संभाल के पिक करो। उनको पिक जरूर करो, लेकिन कैप्टन बनाना, वाइस कैप्टन बनाना, ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि वही आपकी टीम को बना सकता है और आपकी टीम को तोड़ सकता है। और एक फैक्ट बता दूं आपको जो कि सच है, ऑलमोस्ट सारी मैचेस, सारी T10 मैचेस में फिक्सिंग होती है। कुछ बड़ी बड़ी सीरीज है, अबू धाबी सीरीज जो है, जैसे कि वहां पर नहीं होती फिक्सिंग। वहां पर आप इंटरनेशनल प्लेयर्स देखते हो और क्या पता होती भी रहेगी, लेकिन इतने मतलब आसानी से नहीं दिख जाती। मैंने ऐसी T10 मैचेस देखी हैं कि बंदा जानबूझ के आउट हो रहा है, ठीक है, जानबूझ के ऐसे लंबे लंबे शॉट खींच रहा है और वो सीधा फील्डर के हाथ में जाकर गिर रही है। और ऐसी भी कुछ मैचेस देखी जहां पर कैप्टन जानबूझ के रन आउट हो रहा है, वो भी कुछ 10-15 बॉल पे। तो ऐसी रिस्की मैचेस में ना मैं इसलिए कहता हूँ ग्रैंड लीग ज्वाइन करो। ग्रैंड लीग खुद ब खुद एक रिस्की कॉन्टेस्ट है। अब रिस्की कॉन्टेस्ट ज्वाइन करोगे तो तुमको खुद को भी पता है, जीतोगे तो ठीक है, वरना नहीं भी जीते तो कहाँ तुम्हारे उतने पैसे जाने वाले। लेकिन तुम सोचोगे कि नहीं, मैं स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट ज्वाइन करूंगा जहां पर मैं अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करूंगा, 1000, 10,000 या फिर 20,000 कि तुम सिर्फ कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो स्मॉल लीग के, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तुम्हारे पैसे पूरे के पूरे डूबने के लिए। इसीलिए बोल रहा हूँ कम इन्वेस्टमेंट रखो, ग्रैंड लीग में वही इन्वेस्टमेंट करो क्योंकि वहां पर ज्यादा पैसे लगते नहीं है। 49 रुपीज का तो 49-59 रुपीज जो भी है, मिनी GL ये सब ज्वाइन करो
एंड डन। सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाले प्लेयर पर थोड़ा ध्यान रखो, ये सोच के चलो कि ये फ्लॉप होगा तो इसे मैं कैप्टन बनाऊं या नहीं बनाऊं। सिलेक्शन परसेंटेज और प्लेयर का फॉर्म वो चेक करना, तुमको वो दोनों सही लगे तो उस प्लेयर को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाकर दिखाओ। अब रिस्क तो तुमको उठाना पड़ेगा ये सब, तब जाकर तुम्हारी T10 टीम थोड़ी अच्छा परफॉर्म करेगी और क्या पता ग्रैंड लीग भी जीत जाओ। तो ऐसे सब स्टेप्स तुमको उठाने पड़ते हैं T10 में, और T10 की असलियत भी मैंने तुमको बता दी। ये जो भी मैंने चीजें बताई है कुछ भी मैंने बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताया, और सब फैक्ट है, सब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। क्या पता आपको शायद ये चीजें नहीं देखने को मिली हो, तो शायद आप मेरी बातों के साथ अग्री नहीं करोगे, आपको ये बातें सही नहीं लगेंगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ना ही आपको होनी चाहिए। आपको जो सही लगे आप बिंदास वो कर सकते हो। आपको लगता है T10 मैचेस में आपका इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा हो रहा है और आपको प्रॉफिट्स बहुत अच्छे हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आप ये मैचेस कंटिन्यू करो, पैसे लगाओ, वो आपका खुद का डिसीजन। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पर जो था मैंने ये वीडियो में बता दिया। बाकी आपको कुछ भी डाउट रहे या फिर आपकी तरफ से कुछ T10 के बारे में इंफॉर्मेशन हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि हमारे बाकी के व्यूअर्स उस चीज को जान सके और समझ सके। और बस दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।